हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली एमर्स। तो ये वीडियो आपका सेकंड पार्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का। पहले पार्ट में हमने क्या करा था कि मैटर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था। और इस पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो जो भी हमने पढ़ा है और इस चैप्टर से जितने भी रेलेवेंट पीवाईक्यूज़ आ चुके हैं आपके सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए वगैरह में, स्टेट पीएससीज एग्ज़ाम्स वगैरह में, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और सॉल्व करने के साथ ही हम एट द सेम टाइम कुछ नए कॉन्सेप्ट या कुछ नई थ्योरीज भी वगैरह देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा उसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि पहले पार्ट में हमने क्या करा था। पहला पार्ट आपने अगर देख लिया है तो आपको पता चलेगा कि हमने मैटर के बारे में जो कुछ कुछ बेसिक्स होते हैं, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल स्पेस, ये सब के बारे में थोड़ा देखा था। फिर उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी होता है ना, इसका प्रेशर से क्या रिलेशन है वो देखा था। प्रेशर कुकर में कैसे खाना जल्दी पक जाता है और वही हम पहाड़ों पे जाते हैं तो क्यों देर से पकता है। फिर उसके बाद हमने लैटेंट हीट के बारे में देखा था कि एक्चुअली में लैटेंट हीट क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है वहाँ पर। फिर लैटेंट हीट के आगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी पढ़ लिया है। फिर हमने थोड़ा सा डिटेल में प्लाज्मा, सही में प्लाज्मा कैसे फॉर्म होता है, क्या है प्लाज्मा एक्चुअली में, वो देखा था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी को भी देखा था। और क्या करा था हमने, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा, हाँ, सब्लिमेशन डिपोजिशन, ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, तो उसमें सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन ये होता कैसे है एक्चुअली, ये भी देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि हाँ, अच्छा, एक आपका एक छोटा सा टॉपिक, सब टॉपिक जो है वो शायद पढ़ाना बाकी रह गया था, तो वो अभी हम तुरंत थोड़ा क्विकली देख लेंगे। इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, क्या होता है इवापोरेशन और वेपोराइजेशन, और इसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन लैटेंट हीट से, तो वो देख लेंगे। और फिर चलो पीवाईक्यूज जब सॉल्व करेंगे तो फिर एक आध कॉन्सेप्ट जो भी मिलेंगे उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन, देखो दोनों में क्या है कि कन्वर्जन हो रहा है अल्टीमेटली वेपर में। ठीक है, लेकिन इवापोरेशन क्या है कि इट इज़ अ स्लो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है और ये इसमें सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स या जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वेपराइजेशन क्या है, दिस इज़ अ बल्क फेनोमेना और ये फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें रैपिड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर थ्रू आउट द लिक्विड। ठीक है, बल्क फेनोमेना का मतलब है कि आपने किसी भी वेसल में या कहीं पे भी कोई लिक्विड रखा हुआ है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स, है ना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स या फिर नीचे अगल बगल सारे के मॉलिक्यूल्स ही दे ट्राई टू इस्केप एंड बिकम वेपर, तो ये है वेपराइजेशन। ठीक है, एंड वेपराइजेशन ऑकर्स ड्यूरिंग बॉइलिंग और सब्लिमेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, कि इसमें एक फिक्स्ड टेम्परेचर है। ठीक है, उसी पे जो कि फिक्स टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पे वो स्टार्ट कर जाता है बॉइल होना, तो वही बॉइलिंग पॉइंट पे होता है वेपराइजेशन। और इवापोरेशन क्या होता है कि ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वेपराइजेशन फिक्स है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। लेकिन इवापोरेशन आपका किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से कम में भी हो सकता है, बहुत कम में भी हो सकता है, क्योंकि इवापोरेशन अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि और भी फैक्टर में किस किस फैक्टर में वो डिपेंड करता है ना, और वो सारे फैक्टर का क्या रोल है तो वो भी देखेंगे। और एक क्या है कि इवापोरेशन इट यूजेज हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, है ना, कि इवापोरेशन जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं, है ना, या फिर कोई हमारा फ्लोर वगैरह ही, मतलब जब भी गीला हुआ रखा रहता है, जब भी हम अगर फ्लोर को धो कर रखते हैं तो वो खुद ही खुद कहीं ना कहीं से पंखे से, या अगर पंखा नहीं भी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो भी वो कहीं ना कहीं से वो सूख जाता है, ड्राई आउट हो जाता है, तो वो क्या एग्जांपल है इवापोरेशन का। लेकिन वेपराइजेशन में क्या होता है कि हमें कॉन्स्टेंटली, है ना, कंटिन्यूस हीटिंग देनी पड़ती है,
ताकि इसको एक एनर्जी मिले और जिसके वजह से ये वेपर में कन्वर्ट हो। तो यही है, याद रखना आपको, सरफेस फेनोमेना, बल्क फेनोमेना, स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। और कहाँ गया, ये रहा फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स में इवापोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, सरफेस एरिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा इवापोरेशन होगा, कम होगा तो कम इवापोरेशन होगा। दूसरा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या है, बेसिकली हीट है। अगर आप हीट ज़्यादा दोगे तो वाटर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में इवापोरेट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो टेम्परेचर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा विंड स्पीड, ये स्पेशली क्या है, रेनी सीजन में हम यूज़ करते हैं। रेनी सीजन में जब हमें टेम्परेचर उतना इनफ नहीं मिल रहा है, हीट नहीं मिल रहा है ना, सन इज़ नॉट कमिंग आउट रेगुलरली, तो हम क्या करते हैं, पंखे से कपड़े सुखाते हैं। तो पंखा इज़ क्या, इट इज़ ऑल अबाउट विंड स्पीड। जितना तेज़ आपका पंखा घूमेगा उतना ज़्यादा उतनी तेज़ी से आपके कपड़े सूखेंगे, है ना। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि कपड़ों में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो विंड स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा देखो, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ नथिंग बट वाटर वेपर कंटेंट इन एयर। तो वाटर वेपर जो एयर में जितना भी वो वाटर वेपर का कंटेंट प्रेजेंट होता है परसेंटेज में, या फिर किसी वैल्यू या किसी क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होता है, तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो सपोज़ ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि अगर एयर की कैपेसिटी है, मतलब 100% होल्ड करने की, है ना, 100% के बाद वो सैचुरेटेड हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, फिर वो बारिश हो जाती है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर कोई एयर ऑलरेडी 50% ह्यूमिड है ना, 50% ह्यूमिड एयर है और एक 40% ह्यूमिड एयर है, तो अभी 50% एयर और 40% ह्यूमिड एयर, तो जो कम ह्यूमिड एयर रहेगा, है ना, तो उसके पास ज़्यादा अभी भी अवेलेबिलिटी है ना, कि वो अभी भी और पानी को होल्ड कर सकता है, वाटर कंटेंट को होल्ड कर सकता है। तो एक इन चारों फैक्टर में से ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के। ठीक है, कि अगर एयर ज़्यादा ह्यूमिड है, उसके पास ऑलरेडी एयर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर एयर ऑलरेडी या एयर पहले से कम ह्यूमिड है, तो उसमें इवापोरेशन करने का स्पीड या इवापोरेशन करने का पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और इसके एग्जांपल ये है कुछ कूलिंग इफेक्ट्स। इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है। क्यों कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि आप सपोज एग्जांपल करो, कोई भी सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस है, अब उसमें से हम इवापोरेट कर रहे हैं वाटर कंटेंट को, तो इवापोरेट कर रहे हैं तो यार वो अल्टीमेटली एनर्जी गेन कर रहा है ना, एनर्जी ले रहा है, हीट ले रहा है अपने सराउंडिंग से। तो जहाँ से भी या जिस सराउंडिंग या जिस मटेरियल से भी, जिस होस्ट से भी वाटर कंटेंट एनर्जी लेकर इवापोरेट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली उस जिस बॉडी से या जिस होस्ट से एनर्जी मिल रही है उसको उसको अल्टीमेटली क्या करेगा, कूल करेगा, क्योंकि उसका हीट तो आउट हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, उसको कूल करेगा। ऐसे ही होता है जो हमारे छत पे देखा होगा हमने, है ना, कि ये स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ ड्यूरिंग समर, काफ़ी फेमस और काफ़ी डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल है ये, है ना, बचपन से सुनता देखता आ रहा है कि गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं। आजकल तो खैर छत है ही नहीं सोने को, लेकिन गांव में या फिर कहीं कहीं अगर आपके घर में छत है, जब गर्मियों में लोग सोने जाते हैं छत पे, तो शाम को क्या करते हैं कि वहाँ पर पानी छिड़क देते हैं या फिर पानी डाल देते हैं छत पे। तो ऑलरेडी रूफ क्या है कि पहले से बहुत हीटेड है, ठीक है, तो अब हीटेड है तो हमने उसमें पानी डाल दिया। पानी इस क्या है, अभी लिक्विड में, पानी पानी लिक्विड में है। फिर ये छत पे जब गया, है ना, हीटेड रूफ, पहले से ही टेरेस आपका गर्म पड़ा हुआ है, लेकिन जब उस पर बारिश हुई, बारिश बोल रहा हूँ सॉरी, ये क्या कहते हैं, पानी का हमने कंटेंट उसमें डाला, तो अब पानी क्या करेगा, ट्राई करेगा कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो जब वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको एनर्जी या हीट कहाँ से मिल रही है, छत से मिल रही है। तो जब छत का हीट, है ना, ट्रांसफ़र हो जा रहा है किस में, वाटर में, और वाटर के लिक्विड वाले कंटेंट को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब उसका हीट कंटेंट टेम्परेचर कन्वर्ट हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली इसका टेम्परेचर अगर पहले
सपोज 50 डिग्री था तो वो अब घट के, क्योंकि कुछ सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई, तो वो नाव वो ठंडा हो जाएगा, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इवापोरेशन को समझने के लिए। वैसे ही एसीटोन है, उसको आप अगर आप हाथ में रखोगे तो वो थोड़ी ही देर के बाद वो क्या कहते हैं, गायब से हो जाता है। गायब से क्या हो जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट होके हवा में मिल जाता है। और अल्टीमेटली उसने एनर्जी कहाँ से ली है, आपके पाम से, आपके बॉडी टेम्परेचर से। तो आपके बॉडी टेम्परेचर से हीट ली है, तो जिस स्पेसिफिक पर्टिकुलर पार्ट से उसने हीट लिया है, उस स्पेसिफिकली पार्ट को क्या करेगा, वो ठंडा कर जाएगा। तो यही रीज़न है कि हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। हाँ, अब एक ये लास्ट है टेम्परेचर स्केल्स वाला, है ना, कन्वर्जन। बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे जिसमें डिग्री सेल्सियस स्पेशली। अच्छा हाँ, एक ये आपको याद रखना चाहिए कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है ना। सब हम हमेशा ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस सोचते हैं, लेकिन एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या है, केल्विन। ठीक है, केल्विन होता है एसआई यूनिट टेम्परेचर का। तो अब टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि दिस इज C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। ये फार्मूला है। इसी फार्मूला से कन्वर्जन का ये क्या कहते हैं, सारे PYQs आपके सॉल्व होंगे जो भी आ रखे अभी हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें 2-3 ये याद रखना है ये पॉइंट कि -40 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं, और एट 574.25 डिग्री टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल सेम टेम्परेचर देते हैं, है ना, सेम रीडिंग देते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो PYQs को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं उसमें क्या क्या हमें मिलता है। सो पहला PYQs देखते हैं हम। According to early Indian philosophers, what are the basic elements described in पंचतत्व? ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का है, लेकिन ये आपकी जो NCERT का पहला पेज ही है चैप्टर का, उसी में मेंशन्ड है कि पंचतत्व कौन है। ये आपने बहुत बचपन से सुनता भी आ रहा होगा, है ना, हवा, पानी, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये सब क्या है, पंचतत्व कहलाते हैं। तो इसमें का सही राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो इसको बी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैटर इज नॉट करेक्ट, है ना। देखते हैं, नॉट करेक्ट पूछा है। सबसे पहले आप इसको अंडरलाइन कर लो। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये तो आपका करेक्ट है। ठीक है। एट हाई टेम्परेचर्स मैटर बिकम्स प्लाज्मा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हमने कल ही देखा था कि प्लाज्मा क्या होता है, कि गैस को जब बहुत इनॉर्मस हीट या इनॉर्मस टेम्परेचर में इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें क्या कहते हैं इंक्लूड हो जाती है, तो वो प्लाज्मा का फॉर्म ले लेता है। तो ये भी आपका सही है। उसके बाद देखो, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज पार्टिकल्स सच एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये बात तो सही है कि हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना है, लेकिन क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स है। लेकिन यहाँ पे क्या गेम खेला UPSC ने, लार्ज पार्टिकल दे दिया। तो बस यही आपका गलत स्टेटमेंट है और अल्टीमेटली नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरा ये देख लो, डी वाला क्या है कि कोलाइड्स आर मेड अप ऑफ लार्जर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जब अभी आपका दूसरा चैप्टर का वीडियो बनेगा तब उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कि ये कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर, ये सब करेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी आपका सही है स्टेटमेंट। तो अगला क्वेश्चन देखो, गैसेस में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर बाय देयर। गैसेस की बात हो रही है। ठीक है, गैसेस की प्रॉपर्टीज देख लो। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना। तो ये आपको पता है। तो आपको ये पता है कि सबसे पहले देखो, लैक ऑफ कलर, लैक ऑफ कलर। अब गैसेस तो यार, एयर भी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गैस, है ना। मोस्ट ऑफ द गैस तो हमें दिखते ही नहीं है, बस हमें फील होता है। तो यार लैक ऑफ कलर की वजह से तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो ये तो आपका होने ज़रा। दूसरा, एबिलिटी टू फ्लो। अब देखो, गैसेस के पास फ्लूडिटी ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा फ्लूइड होता है। तो लेकिन सो इज़ लिक्विड, लिक्विड भी तो फ्लूइड है। भले गैसेस से कम कॉम्पेरेटिवली कम फ्लूइड है, लेकिन वो भी फ्लूइड है। तो आपका ये भी नहीं होगा। दूसरा, इनएबिलिटी टू फॉर्म फ्री सरफेसेस। देखो, ये आप सोच सकते हो
कि गैसेस क्यों हैं, क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर पर इनके पार्टिकल्स रहते हैं, और दे आर क्या, कंटिन्यूसली मूविंग, हर टाइम इनमें काइनेटिक एनर्जी होता रहता है, ये मूव करते रहते हैं, तभी तो यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। तो इसकी यही है कि दे डोंट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म फ्री सर्फेसेस, तो ये आपका सही हो जाएगा। और एबिलिटी टू एक्सर्ट अ बॉयंट फोर्स आपको पता होगा कि जब भी किसी फ्लूइड में, वो लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, जब भी उसमें किसी बॉडी को अगर हम पुट करते हैं तो अल्टीमेटली एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। ये जब फिजिक्स का लेक्चर हम करेंगे तो जब फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम इसको और अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बाय व्हाट मैकेनिज्म डज सेंट स्प्रेड ऑल ओवर द रूम इफ द लिड इज ओपन। ये कल चैप्टर पहले पार्ट में ही जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ही मैंने बताया था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, कंटिन्यूसली मूविंग है, गैसियस पार्टिकल, इसीलिए अगर अब किसी के घर में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है तो हमें दूर से ही पता चल जाता है कि उसके घर में, किसी के घर में कुछ खाना बन रहा है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, डिफ्यूज़न की वजह से। गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं कि डिफ्यूज़ करते हैं एयर में, है ना। कि सपोज़ गैस के पार्टिकल्स या फिर जो वो जो भी हम खाना बना रहे हैं उसके पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैसेस के फॉर्म में क्रिएट हुए। अब वो गैसेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और अदर गैसेस जो भी एयर में अदर गैसेस हैं या एयर के स्पेस में या पार्टिकल में जाकर डिफ्यूज़ कर जा रहे हैं, है ना, घुल जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। तो यही है। और देखो ये PYQ रिपीट भी हुआ है आपका एंड ये 2024 में। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये देखो चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, उसको क्या कहते थे हम, अभी हमने पहले वाले में पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस है तो सब्लिमेशन, यही गैस टू सॉलिड रहता तो क्या हो जाता है, डिपोजिशन। ठीक है, ये याद रखना आप। चलो हो गया, आगे देखते हैं आप। ये देखो आपका लेटेस्ट, थोड़ा अभी लास्ट ईयर का ही है ये, 2024 CAPF में पूछा गया है ये। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैटर इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट को पहले हाईलाइट कर लो कि नॉट पूछा है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो क्या दिक्कत है यार इस स्टेटमेंट में, बिल्कुल सही बात है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे तो उनका मोशन बढ़ जाएगा तो क्या है, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी होता ही क्या, हाफ mv², भी आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो अभी ये स्टेटमेंट रहने देते हैं, बाकी स्टेटमेंट देखो। पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, या ये आपको बात याद आनी चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस में, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस में रहता है क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हुआ रहता है, और वाटर जब बॉयल हो रहा होता है तो वाटर भी लिक्विड के फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है ना। तो लेकिन जो लिक्विड वाला वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में जो कन्वर्ट हो रहा है ना, और आपको पता है कि लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। लैटेंट हीट क्या होता है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है उसको एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत पड़ती है अपना फेज चेंज करने के लिए, और वो हीट जो एक्स्ट्रा यूज़ करता है उसी को लैटेंट हीट कहते हैं। और वही लैटेंट हीट का यूज़ करके लिक्विड वाटर क्या करता है कि वेपर में कन्वर्ट होता है, एंड वेपर क्या, वही आपका स्टीम है। तो ये जो एक्स्ट्रा लैटेंट हीट यूज़ कर रहा है, तो आप सिंपल सा समझो यार कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों है, लेकिन ये भी है, लेकिन इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा हीट है, लैटेंट हीट। तो इसके पास क्या है कि मोर एनर्जी है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा देखो, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। अभी हमने देखा था पिछले वाले में कि देखो कैसे PYQs इधर उधर से रिपीट होते हैं, या कैसे कैसे उनका रेफरेंस क्रिएट होता है। कि पहले पूछा था सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी सही। अब देखो ये भी गलत, ये सही है या गलत, इसके पीछे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ था। लास्ट ईयर जब ये क्वेश्चन हमने अपने पेड ग्रुप में भी करवाया था तो 2-3 बच्चों का इसमें आ गया था कि सर इसमें तो सारे ही सही हैं। लोगों ने ध्यान ही नहीं दे रहा कि हाँ यार,
जो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होगा उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, सही बात है। लेकिन देखो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का गेम है, मैक्सिमम। अरे यार, अब मैक्सिमम टेम्परेचर तो हम कितना भी रख सकते हैं, है ना, लेकिन क्या होगा यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे सॉलिड पिघलना शुरू कर दे, है ना, और लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। एग्ज़ाम के टाइम में ये सब ध्यान में नहीं आता है, लेकिन आपको कूल और काम होकर कभी भी ऐसा लगे तो आप दोबारा 3 बार भी जल्दी जल्दी अगर पढ़ सकते हो, उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और ये वाला सही हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग अ गैस। देखो लिक्विफाइंग अ गैस, गैस क्या है हमारा, पहले गैस गैसियस फेज में, वेपर हमारा, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बैक टू लिक्विड। लिक्विड को जब हम हीट देते हैं, लिक्विड को जब हम हीट देते हैं गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हीट देते हैं तो क्या देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नहीं, घटाना ही पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर वाला जो भी ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर दो। ये हाई टेम्परेचर वाला खत्म हो गया एंड ये हाई टेम्परेचर वाला खत्म हो गया। अब बचा लो प्रेशर या हाई प्रेशर। तो देखो आपको यहाँ पे समझने की बात होगी कि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर यहाँ वहाँ बिखरे हुए रहते हैं। अब गैसेस के पार्टिकल दूर हैं, है ना। अब हमको इसको लिक्विड में करना है। लिक्विड में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स क्लोज रहते हैं। अब क्लोज में करना है तो ऑब्वियसली यार हमें इसको स्क्वीज़ करना पड़ेगा ना, स्क्वीज़ करना पड़ेगा। तो स्क्वीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें हाई प्रेशर के अंदर में रखना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, समझे। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपका एलपीजी वाले में भी होता है ना, कि हम एलपीजी सिलेंडर में क्या करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को लिक्विड के फॉर्म में रखते हैं गैस को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC क्या है ये, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, नहीं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है, प्लाज्मा तो अलग ही कुछ होता है। स्टेट ऑफ कंडेंस्ड मैटर ये भी नहीं है। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये क्या है कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। पहला हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ हमारा प्लाज्मा है और ये हमारा फिफ्थ BEC है। देखो फिर इसी से पूछा गया था लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, 1 2 3 4 5 अभी हमने देखा, 3 हमारे वो हो गए, ये 2 हो गए, 5 हो गए, समझे। देखो PYQs जो होते हैं ना बहुत स्टैंडर्ड और नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कंफ्यूजन में हमारा इधर उधर बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से पढ़ने उड़ने के चक्कर में हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो हमें यही करना है कि आप जो भी पढ़ो लिखो उसको आप रिटेंशन करो, है ना। आपकी रिटेंशन कैपेसिटी, आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसे होगा, रिवीजन से ही होगा। भले आपको बोरिंग लगे, है ना, पढ़ना बोरिंग ही होता है, सबको बोरिंग ही लगता है, लेकिन हमें क्या करना है कि हम ऐसा पढ़ें, हम ऐसा रिटेंशन करें कि हमें हमेशा याद रहे वो चीज़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। ये अभी किसी स्टेटमेंट में आया था, है ना, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल टू डिफरेंस ऑन देयर ओन। तो ये सही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं अपने आप ही, क्यों, क्योंकि उनमें यार काइनेटिक एनर्जी है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी से अपने आप में घुल मिल जाते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ऑब्वियसली यार फोर्स है तभी तो वो हेल्ड टुगेदर है। सॉलिड के थोड़े क्या कहते हैं स्ट्रांगली हेल्ड हैं, लिक्विड के थोड़े उससे कम है, गैस के बहुत कम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब नया क्वेश्चन ये सही और कॉन्सेप्ट वाला, चलो देखो पढ़ो। वाटर एट 273 केल्विन इज लेस इफेक्टिव इन कूलिंग देन आइस एट द सेम टेम्परेचर। इट इज बिकॉज water is difficult to handle, water at 273 Kelvin has less energy than ice, water at this temperature has more energy than ice, and water is not a cooling agent। देखो अभी जैसे वो स्टीम वाला हम बात कर रहे थे कि जी 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी रहता है और वाटर भी क्या कहते हैं वेपर भी रहता है, वाटर भी लिक्विड में रहता है। तो इसमें देखो 273 केल्विन इज ऑब्वियसली यू नो ना 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बचपन से पता है सबको। तो अब देखो जो वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस में, आइस क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस में आइस बनता है। और देखो वाटर भी जब हमारा अगर आइस पिघल रहा
है ना, आइस जितना पिघल रहा है धीरे धीरे पिघल के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में है। लेकिन आप देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, स्टेट चेंज हो रहा है, अगेन लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप देखो आइस सॉलिड में और ये कन्वर्ट हो रहा है, ये फेज चेंज कर रहा है अपना लिक्विड में, तो कन्वर्ट करने के लिए इसको ना एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। आइस को जब तक कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जितना भी आइस को हम कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, पिघलना चाह रहा है, वो जब तक कि सारा का सारा सॉलिड आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक वो ना एक अलग से हीट ऑफ एनर्जी लेता है, हिडन हीट, जिसको लैटेंट हीट बोलते हैं। तो ये क्या करेगा कि आइस क्या करेगा कि अपने सराउंडिंग से, या हम जिस किसी भी होस्ट में या किसी भी ऑब्जेक्ट में या बॉडी में आइस को रखेंगे, वो उससे हीट लेगा, तो वो उससे हीट लेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हीट लेके वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी किसके पास है, हाँ वाटर के पास है ना, क्योंकि वाटर ने क्या किया कि जो 0 डिग्री सेल्सियस में ये वाटर है इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है क्योंकि ये कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो, और आइस की वजह से ये लेस इफेक्टिव इन कूलिंग, इसलिए जो वाटर है लिक्विड के फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस वो लेस इफेक्टिव इन कूलिंग होगा, क्योंकि देखो आप देखो, क्योंकि वाटर क्या है, ऑलरेडी लिक्विड है, इसको जो भी हीट मिलेगी वो क्या करेगा, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, है ना, ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। सपोज किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस में, अब अगर आप इसको हीट दोगे तो यार वो हीट का यूज़ करके क्या करेगा, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। लेकिन आइस क्या करेगा, पहले यार इसको हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए, है ना, मोर हीट चाहिए उसके बाद रेज करने के लिए टेम्परेचर, लेकिन पहले तो इसको हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि आइस एब्जॉर्ब करता है टोटल हीट, और इसीलिए ये क्या करता है कि जिस बॉडी से भी हीट लेता है उसको कूल करता है। और यही एग्जांपल है यार, बहुत फेमस और क्या कहते हैं देखने वाला एग्जांपल है आइस पैक। आप खुद सोचो, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस में है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन जब कभी भी हमें इंजरीज वगैरह होती है तो हम है ना आइस कोल्ड कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, तो हम आइस पैक यूज़ करते हैं, है ना, जहाँ भी चोट लगा हुआ है हमारे तो वहाँ पे हम आइस पैक का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आइस पैक क्या करेगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा कूलिंग में। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे भी हम जिस बॉडी के भी पार्ट में इसको यूज़ करेंगे उस बॉडी के पार्ट से वो हीट लेके कन्वर्ट होगा वाटर में। तो जब उस बॉडी के पार्ट से हीट लेगा तो ऑब्वियसली उस पार्ट को क्या करेगा, ज़्यादा कूल करेगा। तो क्या होगा, ये कूल करेगा, है ना, ज़्यादा इफेक्टिव है। और क्यों कर रहा है कूल? क्योंकि इसके पास अब ये कूल कर ले रहा है, अब इसके पास लेस एनर्जी है। तो एक तरह से किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, वाटर के पास। तो वाटर एट 273 केल्विन हैज़ मोर एनर्जी देन आइस एट द सेम टेम्परेचर। चलो, आई होप कि इस क्वेश्चन को इतना हमने टाइम दिया तो सही में आपको कॉन्सेप्ट और चीज़ें आपके दिमाग में घुसी होगी और आप उसको याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, वेपर फेज। ठीक है, देखो ये एक ट्रिपल पॉइंट का जो ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जैसे कि एक आइडेंटिटी है, जैसे कि कैसे हमारी आइडेंटिटी है फिंगरप्रिंट, हर किसी इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, तो वैसे हर सब्सटेंस का ना एक ये ट्रिपल पॉइंट अलग होता है। और ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट कुछ होता है, एक सेकेंड में बता रहा हूँ। तो इस ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है कि वो सब्सटेंस एट द सेम टाइम लिक्विड फेज में भी, सॉलिड फेज में भी और वेपर फेज में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसी को ट्रिपल पॉइंट ही बोल रहे हैं एक तरह से। लॉजिकली भी हो सकता है, ये जल्दी से कहीं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, थोड़ा हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे भी अगर आप थोड़ा लॉजिक समझ सकते हो कि ट्रिपल पॉइंट का कहने का मतलब लिक्विड, सॉलिड, वेपर फेज तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका इसमें डी सही हो जाएगा। और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो एक सेकेंड, वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है एट वाटर की 0.01 डिग्री सेल्सियस पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस दोनों कंडीशन पे वाटर का ट्रिपल पॉइंट लिक्विड फेज, सॉलिड फेज और वेपर फेज में वो एग्जिस्ट करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लैटेंट हीट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहता है लैटेंट हीट के? लैटेंट हीट के कॉन्सेप्ट के बारे में अभी हमने पिछले वाले में भी और अभी थोड़ी देर पहले ये वाटर वाले में भी डिस्कस करा कि टेम्परेचर ओनली, वॉल्यूम ओनली, प्रेशर ओनली, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। आपको पता है कि लैटेंट हीट में क्या हो रहा होता है
कि उसमें प्रेशर का कोई गेम नहीं है। प्रेशर वगैरह हम किसी भी क्या कहते हैं मतलब कहीं भी आप चले जाओ, लेकिन आपका क्या हो रहा है कि लैटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें टेम्परेचर ही घटता बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्योंकि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं, मान के चलो कि जो हीट कांस्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट इसको लग जाती है स्टेट को चेंज करने में। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, कि सपोज जिस भी चीज़ का हम करना चाह रहे हैं, जैसे आइस को भी मेल्ट करना चाह रहे हैं हम क्या कहते हैं वाटर में, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे या घटा देंगे, अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो यार आइस ऑब्वियसली फिर से बैक टू आइस हो सकता है। अगर घटा देंगे तो, क्योंकि आइस को तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर घटा देंगे तो वो तो आइस ही रहेगा, तो वो तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। और अगर सपोज बढ़ा देंगे तो यार आइस तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस तो आइस ही नहीं रहेगा, है ना। तो लैटेंट हीट किसको बोलते हैं कि एट किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब कोई भी सबस्टांस का स्टेट चेंज हो रहा होता है तो उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। चलो आगे अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हो पहले 35 वाले को। इसमें क्या है कि अ पीस ऑफ आइस 100 ग्राम इन मास इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट इट रिक्वायर्स टू मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, है ना। 100 ग्राम का आइस रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछ रहा है कि इस 100 ग्राम के आइस को, है ना, कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में तो कितना अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट लगेगा। और यहाँ पे दिखा हुआ है कि 1 ग्राम, क्या लिखा हुआ है, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस लो आप 333.6 जूल पर ग्राम। 1 ग्राम के लिए हमें लग रहा है है ना, 1 ग्राम के लिए हमें लग रहा है 333.6 जूल। तो आप समझो 100 ग्राम के लिए कितना लगेगा, इंटू कर दो 100 से, 0 0 तो 33360, है ना, जूल ऑफ इतना लग जाएगा। बहुत ही ईजी सी हो जाएगा इसका। दूसरा देखो, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज, है ना, अभी हमने देखा था आइस वाले में जब कन्वर्ट हो जाता स्टेट ऑफ मैटर, इसमें क्या हो रहा था, जब आइस कन्वर्ट हो जा रहा था वाटर में तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, वाटर के पास, है ना, क्योंकि इसने तो ये तो एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी लेकर कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें, इसके पास कम एनर्जी है ना, क्यों, इसलिए तो ये एनर्जी ले रहा है। आइस हमारे बॉडी से एनर्जी ले रहा था और वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो अल्टीमेटली एक्स्ट्रा एनर्जी किसके पास आ रही थी, जिस में ये कन्वर्ट हुआ है, जिस फेज में, है ना, सॉलिड से लिक्विड में, इसमें था। तो अब क्या हो रहा है, वाटर से गैस में हो रहा है ना, वाटर से गैस में हो रहा है जो हमारा स्टीम है। तो अब ये भी तो एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी लेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो किस में ज़्यादा एनर्जी रहेगी, गैस में, है ना। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज स्टीम इज इन द गैसियस स्टेट एंड वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट। इसका तो कोई लेना देना है नहीं। स्टीम हैज़ एन एडिशनल हीट, देखो यही बोल रहे हैं ना, एडिशनल हीट, एक्स्ट्रा हीट, नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आगे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इसका सबसे सही सटीक और बिल्कुल सही ऑप्शन है। वाटर हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट स्टीम डज नॉट, ये तो गलत है, जब वाटर में ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम स्टीम इज ईजियर देन वाटर, ये सब भी गलत है। इसका पी आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और आप उसको रिलेट कर पा रहे होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए लिक्विड टू गैसियस स्टेट, लिक्विड टू गैसियस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, यही आपका विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये भी आपका बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन है, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। द रेट ऑफ इवापोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोसफेयर। यहीं तक आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चला ये तो गलत बात हो रही है यार। अभी हमने देखा था इवापोरेशन सरफेस एरिया में, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, है ना, और उसके बाद क्या था, टेम्परेचर, इन फैक्टर में कन्वर्ट करता है। तो सरफेस एरिया में तो वो डिपेंड करता ही है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ इवापोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। अगर आप यार एग्जाम में हो, आपके दिमाग में आपका सही सारा फोकस बना हुआ है, आप इसको पढ़ के बोल दोगे कि यही आपका सही हो जाएगा, है ना। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द विंड स्पीड, ये भी सही है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और सरफेस एरिया पे भी होता है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट दे दिया था डज नॉट और पूछा था नॉट करेक्ट, तो आपका बी हो जाएगा। चलो ये देखो,
आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ टॉप बिकॉज, अभी इवापोरेशन वाला जब हम पढ़ रहे थे तो उसी में ये कॉन्सेप्ट को लेकर अभी हम बात कर रहे थे, है ना, कि हम क्या करते हैं कि गर्मियों के दिनों में अपने छत पे शाम को जब सूरज ढल जाता है सनसेट के टाइम तो पानी डालते हैं। क्यों पानी डालते हैं? क्योंकि ताकि वाटर जो है वो अपना एक्स्ट्रा हीट छत से ले ले और अल्टीमेटली जब छत हमारा उसको हीट दे देगा तो छत के पास अब हीट कम हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए और फिर हमें रात में हम वहाँ पे सोएं ताकि हमें रात में अच्छी से नींद आए। तो यही कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन देखो, वाटर हेल्प्स एयर अराउंड द रूफ टॉप टू एब्जॉर्ब द हीट इंस्टेंटली। वाटर हेल्प्स एयर, वाटर हेल्प्स एयर, एयर नहीं, एयर का तो यहाँ कोई रोल है नहीं, वाटर खुद अपने आप को ही हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या कर रहा है? वाटर ही कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। वाटर हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी इससे कोई लेना देना नहीं है। वाटर इज इजीली अवेलेबल, ये भी कोई लेना देना नहीं है। वाटर हैज़ लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ना, क्योंकि इसके पास लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लार्ज है, इसको बहुत सारी हीट चाहिए, तो ये कहाँ से ले लेता है? छत से ले लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज। अब पंख पर क्या कहते हैं, गर्मियों के दिनों में हमें पंखे से क्यों सुकून या कंफर्टेबल फील होता है? क्यों? क्योंकि आवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, इसका कोई लेना देना नहीं है। फैन सप्लाइज कूल एयर, यस फैन सप्लाइज कूल एयर, लेकिन नॉट ऑलवेज, हो सकता है कि उस टाइम अगर मौसम गर्म चल रहा हो तो वो गर्म हवा भी सप्लाई कर देगा। कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी का क्या बात कर रहे हो, इसका कोई रोल नहीं है। आवर पर्सिपिरेशन इवापोरेट्स रैपिडली, ये देखो अभी इवापोरेशन वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना कि विंड स्पीड का क्या रोल है। अगर ठंडे के दिनों में हम क्या करते हैं कि विंड स्पीड में कपड़े सुखाते हैं, तो अगर फैन क्या कर रहा है, विंड स्पीड एक तरह से प्रोवाइड कर रहा है। अब प्रोवाइड कर रहा है और हम पर्सपिरेशन क्या है, इट इज़ नथिंग बट स्वेटिंग, जो हमें स्वेटिंग होती है गर्मी के दिनों में, पसीने आते हैं हमारे बॉडी से। तो जब भी हमारे बॉडी में पसीने आ रहे हैं, लिक्विड कंटेंट है, ठीक है, लिक्विड कंटेंट है, सरफेस पे लिक्विड कंटेंट है, इसमें विंड स्पीड गया, ये जल्दी जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट हो जाएगा तो इसको एनर्जी कहाँ से मिल जा रही थी? विंड स्पीड से, और क्या कहते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ये हीट लेकर हमारे बॉडी को ठंडा कर देता है, इसलिए हमें फीलिंग ऑफ कंफर्ट फील होता है। इसका सही हो जाएगा डी। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ, हमने पढ़ा था कि इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सही बात है, क्योंकि अगर हम सरफेस एरिया को जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, है ना। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था कि नहीं, गलत बात है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ह्यूमिडिटी से। डिक्रीज इन विंड स्पीड, क्या बात कर रहे हो, अभी ये क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है, कि इंक्रीज होगा विंड स्पीड तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ऑब्वियसली नॉट, तो इसका सही हो जाएगा एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे भी करता है, सरफेस एरिया पे करता है, मास से कोई लेना देना नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। पर्सपिरेशन कूल्स द बॉडी बिकॉज, ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द स्किन इज कूलिंग, इवापोरेशन रिक्वायर्स लैटेंट हीट, वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे साउंड आपको कौन सा लग रहा है कि पसीना आना और उसके बाद पर्सपिरेशन के बाद हमें बॉडी कूल क्यों फील होता है? क्योंकि पर्सपिरेशन स्वेटिंग क्या करता है कि हमारे बॉडी से हीट लेकर अल्टीमेटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट ये वाले क्वेश्चन का, जिसमें हो जाएगा इवापोरेशन रिक्वायर्स लैटेंट हीट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ड्राई आइस इज यूज्ड ऑन अ परफॉर्मिंग स्टेज टू प्रोड्यूस मिस्ट इन एयर, है ना, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्राई आइस क्या है आपका? सॉलिड CO2, पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि सॉलिड CO2 में क्या होता है कि ये डायरेक्ट ही पहले इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है किसी सिलेंडर या किसी वेसल में, फिर जैसे ही प्रेशर लो, हम नॉर्मल प्रेशर में आते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये डायरेक्ट सॉलिड क्या होता है कि ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज, और इसी को क्या बोलते हैं? सॉलिड से गैस में कन्वर्जन, सब्लिमेशन कहलाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। चलो आगे देखो, फॉर एन आइडियल गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड ट्रू। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेतुका या ऐसा लग रहा होगा कि इस चैप्टर से रिलेट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं गैसेस के बारे में या एक फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन को मैंने भी लगा दिया है। देखते हैं ये क्वेश्चन,
कि, और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, कि स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज सेम। दूसरा, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। देखो यही दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कि इसमें लिखा हुआ कि स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज सेम, और स्पीड इज क्या, काइनेटिक एनर्जी से ही स्पीड का रिलेशन है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो इसी में दोनों में इसी में गेम है। अभी हम आगे देखें। इससे पहले देख लो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो, देयर इज नो इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। देखो आइडियल गैस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 4-5 हाइपोथेसिस लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीज़ों को हाइपोथेटिकली मानकर चलते हैं। तो उसमें यह है कि आइडियल गैस में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज जीरो, ये सही है बिल्कुल। उसमें माना जाता है कि जो भी गैस के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्टिव फोर्स नहीं है ना, नो इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, तभी उसको आइडियल गैस माना जा रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब इसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि है ना, कि जब भी किसी आइडियल गैस का हम लेते हैं तो आइडियल गैस में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं है ना, उनका इंडिविजुअली डिफरेंट स्पीड होता है ना। कोई अब गैस के मॉलिक्यूल्स है यार, कोई कहीं है, कोई किसी और डायरेक्शन में, कोई किसी दूसरे डायरेक्शन में, तो किसी दूसरे डायरेक्शन से वो किसी और स्पीड से मूव कर रहा है, कोई किसी और मूव से स्पीड कर रहा है। तो इंडिविजुअली क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी हाफ एम वी स्क्वायर, वो क्या होता है कि डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी बढ़ जाएगी, इंडिविजुअल वाले का भी। तो इंडिविजुअल स्पीड तो डिफर करती है, लेकिन उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। और ये जो स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल इज सेम, यही आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। कि क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के स्पीड सबका डिफरेंट होता है, ना कि सेम होता है। तो यही आपका नॉट करेक्ट पूछा था, तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रख लो, याद कर लो। थोड़ा और अगर पढ़ना है तो थोड़ा और डिटेल में आइडियल गैस के बारे में आप सर्च करके पढ़ लो, और उसका नोट डाउन करके उसके जो 4-5 हाइपोथेटिकल इसी में से आपको मिल जाएंगे, सी डी, और एक ये तक स्पीड ऑफ ऑल गैस सेम, तो ये नॉट सेम होगा। ठीक है, और इसमें ये एक ऐड कर लेना चौथा पॉइंट कि द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल गैस है ना मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। लेकिन क्या है कि ये भी सही है कि नॉट सेम, क्योंकि डिफरेंट होता है काइनेटिक एनर्जी के। अगर यहाँ पे यही पहले स्टेटमेंट देख लो आप, ये अभी ऑल गैस मॉलिक्यूल सेम, गलत है, मतलब नॉट सेम। नॉट सेम तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी नॉट सेम, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ नॉट पूछा है ना, तो आपका ए सही होगा। 64 देखो, अ प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्टर बाई। अभी हमने पढ़ा था प्रेशर कुकर और वो वाला कॉन्सेप्ट। प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्या होता है कि, तो क्या होता है प्रेशर कुकर में, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। बस यही याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा प्रेशर कुकर में खाना भी जल्दी से पक जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऐसे नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब कोई खाना 100 डिग्री वाले पानी में है, मतलब मैगी को ही मान लो, मैगी 100 डिग्री में है और 120 डिग्री में, तो यार आप खुद सोचो किस में जल्दी से वो जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा, ऑब्वियसली 120 डिग्री सेल्सियस वाले में। तो इसका हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस थोड़ा जल्दी जल्दी कर, वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो रही है, लेकिन अच्छा एक आध और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है, एक बार मुझे देखने दो। नहीं, बाकी सब अब इजी है, चलो जल्दी अब देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, लिक्विड्स एंड गैसेस नेवर शो डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, उसके लिए आपको यार ये थोड़ा फिजिक्स विजिक्स वाला आ गया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे वर्क करता है ना, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये सब क्या होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि लिक्विड फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि जिस भी सबस्टांस है ना, जो भी सबस्टांस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट
जो मैग्नेट के स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो दे कैन बिकम परमानेंट मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं, तो उसी को ना फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो आप खुद सोचो, मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाले ज़्यादातर ऐसे कैसे हो सकते हैं, है ना, कि जो फेरोमैग्नेटिक कहला सकते हैं। तो इसके एग्जांपल होते हैं जैसे आपका आयरन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आप ये क्या कहते हैं, निकल मान लो, है ना, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया आपका। तो एक तरह से आप देख रहे हो जो भी सॉलिड्स हैं, है ना, जो सॉलिड्स हैं वही परमानेंट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं, है ना। तो ये और ऐसा इस क्यों है, इसके पीछे एक थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये आयरन, निकल या कोबाल्ट या स्टील, ये जो स्टील सॉलिड बॉडी है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, है ना, इनके पार्टिकल्स हो सकता है कि कहीं यहाँ वहाँ इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट में है। लेकिन जब हम इसको मैग्नेट में इन द प्रोसेस, है ना, कि जब इसको परमानेंट मैग्नेट हम बनाना चाह रहे हैं, तो उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं ना, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये अलाइन हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि वो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है और ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो आप खुद सोचो ये किस में पॉसिबल है कि जिसमें एक तरह से जिसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स थोड़े से मतलब ऑर्डरली फैशन में हो, है ना। तो आप देखो ये लिक्विड्स एंड गैसेस में क्या है, ये क्या है, फ्लूइड है यार, ये फ्लूइड टाइप के हैं, इनके पार्टिकल्स और पहले से ही मोशन में रहते हैं, है ना। तो इनको एक तरह से अलाइन कर पाना डिफ़िकल्ट है। तो इसका यही है कि लिक्विड्स एंड गैसेस नेवर शो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझ गए। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट एंड कैन बिकम परमानेंट मैग्नेट। एग्जांपल आपका सॉलिड्स वाले हो गए, Fe, निकल, कोबाल्ट, स्टील। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट मिल जाता है ना। लेकिन यही अलाइनमेंट लिक्विड्स एंड गैसेस में नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ना कोई फिक्स शेप है ना, और ये हाईली अनस्टेबल है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आपको देखना है, देखो ये डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब एक्चुअली ना डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के पीछे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है ना। जब इलेक्ट्रॉन अगर रिपेल होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड होते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो खैर आप जान रहे हो कि जब भी हम किसी मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, ये भी आपके 10th वाले फिजिक्स वाले चैप्टर में आएगा कि जब भी किसी मैग्नेटिक बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी दो या फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आयरन या ऐसे सब्सटेंस को रखो तो उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सब डिफरेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। देखो ये माउंटेन वाला आ गया, है ना, लोअर टेम्परेचर में हो जाता है। क्यों लोअर टेम्परेचर में हो जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स में लोअर प्रेशर होता है ना। जितना ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कॉन्सेप्ट बस याद रखो आप, है ना, कि प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग प्रेशर भी घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, है ना, वाटर का। तो इसमें हो जाएगा कि लोअर टेम्परेचर में हो जाता है एट हाई ऑल्टीट्यूड। क्यों, क्योंकि द एयर प्रेशर इज लेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल सा। तो देखो लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि लोअर कर रहे हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड, तो इससे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या क्या करेगा, घट जाएगा। अभी देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। समझ गया, देख रहे हो वो उस कॉन्सेप्ट के पीछे, बस अगर ऐसे आप रट्टा मार के याद रखते तो हाँ चलो ठीक है, उसके लिए कौन समझ में आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अब ऐसे ऐसे बहुत सीधे सीधे वाले सवाल ना पूछे, ऐसे भी यूपीएससी अपना गेम चेंज कर रहा है ना। वो थोड़े आजकल केस स्टडीज़ टाइप के क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने पहले वाले पार्ट में बॉइलिंग पॉइंट क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, क्या कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का, तो प्लीज़ आप उसको, अगर आपको अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ एक बार उसको जाके फिर से गो थ्रू करना और देख लेना। उसके बाद फिर आपको ये सब क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन लगेंगे कि ऐसे ऐसे इसको देख के उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। चलो अब आगे देखते हैं।
मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, है ना, सही बात, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, वही कि किसको कितना ज़्यादा स्क्वीज कर सकते हैं। तो यार सबसे ज़्यादा तो हम गैस को स्क्वीज कर सकते हैं, ठीक है, फिर लिक्विड को कर सकते हैं, सबसे कम सॉलिड को कर सकते हैं। सी हो जाएगा, ख़त्म। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़, ये आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर में, ये वाला कॉन्सेप्ट भी जब हमने पढ़ा था पहले वाले पार्ट में, तो उसमें मैंने बताया था कि वाटर की डेंसिटी, ये एक फैक्ट है कि वाटर सबसे ज़्यादा डेंसर होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। तो आपको याद रखना है ये। और इसी पे देखो एक आगे शायद फिर से एक PYQ मिलेगा, फिर से एक कहाँ गया, पूछा गया है। अच्छा ठीक है, जब वो आएगा तो हाँ ये रहा, एट बगल में ही तो है यार। एट विच टेम्परेचर डज लिक्विड, सॉरी, एट विच टेम्परेचर डज लिक्विड वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी। 4 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री में क्या होता है, 273 होता है हमारा। 4 डिग्री बढ़ा दो तो कितना हो जाए, 273 और 4 270 केल्विन। सही हो गया इसका। देखो दूसरा, विच ऑफ, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। बोथ बॉइलिंग एंड इवापोरेशन आर सरफेस फेनोमेना, गलत। बॉइलिंग इज ए सरफेस फेनोमेना बट इवापोरेशन इज अ बल्क फेनोमेना। याद करो, इवापोरेशन में क्या होता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं, है ना, वेपर में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग में क्या होता है, एज अ होल, है ना, बर्तन में जितना भी लिक्विड रखा वो सारे में ही वो बॉयल वेपर में कन्वर्ट होने का स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से ये बहुत क्या हो जाता है, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना बट इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। ठीक है, ये बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन ए ग्लोइंग फ्लोरोसेंट ट्यूब, है ना, जो हमारा CFL वगैरह जल रहा होता है। यही क्वेश्चन आ गया कि उसमें जो लाइट या फिर जो गुजर रहा है वो किस फॉर्म ऑफ मैटर में, क्या वो सॉलिड है, नहीं, लिक्विड है, नहीं, गैस है, नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो गैस के फॉर्म में है, लेकिन क्या है, गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी, है ना, आयोनाइज्ड गैस है वो, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा हो जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस शोज सब्लिमेशन बिहेवियर और प्रॉपर्टी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 आपका, है ना, स्टेज पे जो हम यूज़ करते हैं। चलो अब आगे देखो। अच्छा गाइस, हाँ ये वाला देखो आपका टेम्परेचर पे है ना, जो मैंने फार्मूला एक बताया था आपको, उसी फार्मूला पे, है ना, C/5 F-32/9। वो फार्मूला क्या था आपका, C/5 = F-32/9 = K-273/5। तो ये फार्मूला पे ही अब ये सब आपका सॉल्व हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है कि क्या कम, अब सेल्सियस, अब देखो TF मेरा हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पे लाना है मतलब सेल्सियस में लाना है, तो ऑब्वियसली यार ये इधर चला जाएगा, है ना, ये इधर उधर चल जाएगा, 9/5, तो 5/9 वाले को तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, बचाइए। अब देखो 9/5 और 32 माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वाला सही हो गया। दूसरा देखो, अच्छा ये देखो पहले, इफ़ x इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इन केल्विन, x हमारा क्या है, केल्विन में, केल्विन है, ठीक है, एंड y इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इन डिग्री सेल्सियस, देन द करेक्ट रिलेशन इज, अभी हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। तो अब समझो कि 273 केल्विन होता है, तो अब हमें करना है इसमें कि क्या होगा कि अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो कल ये सबसे पहले तो 173 वाला आप डिलीट कर दो यार, ये गलत है, ये सब तो हो ही नहीं सकता, 273 वाला ही होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो ऑब्वियसली यार अगर हम सेल्सियस से अगर हम बढ़ेंगे केल्विन में, है ना, सेल्सियस से बढ़ेंगे हम केल्विन में, तो हमारा एक तरह से घटेगा, लेकिन हम केल्विन से सेल्सियस में जा रहे हैं तो एक तरह से हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा x = 273 + 5, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, केल्विन है हमारा 273 प्लस डिग्री सेल्सियस में, हाँ ऑब्वियसली क्योंकि 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री रहता है तो केल्विन में आ रहा है। अब 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 5 डिग्री इसमें जोड़ेंगे, अभी जो वाटर वाला हमने जोड़ा था 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होता है, तो 277 केल्विन आया था, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस में। तो इसका हो जाएगा 24 का B। द एब्सोल्यूट ज़ीरो दैट इज टेम्परेचर बिलो विच इज़ नॉट अचीवेबल इज़ अबाउट। ये वाला भी मैंने डिस्कस किया था पहले वाले पार्ट में, जब मैं
ये प्लाज्मा या फिर ये क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात कर रहा था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक वो क्या होता है, वो होता है हमारा 0 केल्विन, है ना, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन। तो हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। 0 केल्विन में क्या हो जाएगा हमारा -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री में ही पहले केल्विन होता है। तो ये वाला क्या हो जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो हम अचीव नहीं कर सकते, इससे कम हम अचीव नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, तो वो हमारा है -273 डिग्री सेल्सियस। ए केल्विन थर्मोमीटर एंड अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, है ना, बोथ गिव द सेम रीडिंग फॉर अ सर्टेन सैंपल। अभी मैंने 2 पॉइंट याद रखने के लिए बोला था, जो नोट्स में पीछे था कि 2 पॉइंट थे कि किस टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट एंड केल्विन सेम हो जाते हैं और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो जाते हैं, है ना। तो ये देखो आपका PYQs आ चुका है, इसीलिए मैंने वहाँ पे भी आपको याद रखने बोला था। और उसको क्या, वो टेम्परेचर क्या है, 574 है। अगर आप इसको क्या कहते हैं, सॉल्व भी करना चाहते हैं तो आप क्या करना, इस फॉर्मूला को यूज़ करना, F-32 -K-73 पे, और F की जगह F और केल्विन सेम है तो आप किसी भी जगह पे F को F ही रहने देना, K की जगह F लिख देना, फिर सॉल्व करना, सिंपल इक्वेशन बनेगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि 574 वो टेम्परेचर है। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस टेम्परेचर। सेम ये वाला क्वेश्चन है ना, केल्विन और इसमें क्या होता है कि डिग्री सेल्सियस, टी हमारा क्या, पहले देख लो, केल्विन है ना, तो टी हमारा ये रहा केल्विन, केल्विन हमारा ये रहा, सेल्सियस हमारा ये रहा। अब केल्विन से सेल्सियस में रहा तो सी में 273.15 एग्जैक्टली प्लस कर देंगे। अच्छा हाँ, एक ये कॉन्सेप्ट था, अच्छा ये क्वेश्चन को मैंने अभी छोड़ के रखा था ना, ये देखो, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिक्रीज फ्रॉम 240 केल्विन टू 210 केल्विन, द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज विदाउट साइन इन द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज क्लोज टू। देखो इसको सॉल्व करने का ना 2-3 तरीका है, 2-3 तरीका नहीं है, सॉरी, 2 तरीका है। एक तो आप है कि जो फार्मूला बोला था मैंने, उस फार्मूला का यूज़ करो आप, लेकिन उस फार्मूले में ना आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। आपको एक मैं नया एक फार्मूला बता रहा हूँ कि जब भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछे, है ना, जिसमें चेंज, है ना, चेंज इन टेम्परेचर गिवन हो, है ना, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 240 केल्विन से 210 केल्विन, विदाउट साइन, कोई दिक्कत नहीं है कि 210 से 240 गया, 240 से 210 गया, कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का, 30 केल्विन या 30 जितना भी यूनिट का। तो आप देखना कि कभी भी अगर 1 डिग्री चेंज हो, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो, तो जितना डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा उतना ही केल्विन का चेंज होगा, ये याद रखना। अगर मान के चलो कि अगर हमारा यहाँ पे रहता कि 30 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है तो केल्विन में क्या चेंज होगा, तो उसमें भी 30 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा। लेकिन ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन इन दोनों में कोई भी हो, अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो उसमें क्या होता था, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब उस आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, मतलब ये वाला पॉइंट रखने के बाद, तो देखना उसमें एक 1.8 वाला फैक्टर आएगा आपका, तो वही 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज होता है। ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको आप एक तरह कहीं से फिर से नोट डाउन कर लो, ये आपको सॉल्व हेल्प करेगा सॉल्व करने में ऐसे क्वेश्चन को। तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। तो अब देखो यहाँ पे कितना है, 240 से 210, 30 यूनिट का हो रहा है, ठीक है, और 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो 1.8 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 18×3 = 54, 540, पॉइंट इधर आ जाएगा, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा याद रखना इसमें। चलो नेक्स्ट। अच्छा, लगभग सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, अब यही गाइस 2-3 क्वेश्चन कुछ कुछ बचे हुए हैं, और थोड़ा सा उसके बाद फिर अब हमारा हो जाएगा। एक सेकेंड, पहले इस इजी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस इन इट्स सॉलिड फॉर्म। तो CO2 है यार, उसको कहते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल चेंज। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपका एक तरह से देखा जाए, फिजिकल प्रोसेस क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड यार केमिकल प्रोसेस है, कॉरोजन और रस्टिंग केमिकल प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड ये भी केमिकल चेंज, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, है ना, ये तो रिवर्सिबल है। फिजिकल प्रोसेस क्या कहते हैं कि जब वो चेंज हो स्टेट तो हम उसको ब्रिंग बैक कर सकते हैं, तो इसमें आपका डी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ मैटर यूजुअली इंक्रीज विथ अ राइज इन टेम्परेचर,
यस, मैटर के पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं टेम्परेचर जैसे बढ़ता है ना, ये बताया था कॉन्सेप्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज, इंक्रीज इन डिकम्पोजिशन, डिग्री रिएक्शन, ये सब का कोई लेना देना है नहीं। काइनेटिक एनर्जी का खेल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के, है ना, तो इसमें हो जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इधर तो क्वेश्चन नहीं है, अच्छा है यहाँ पे भी ना, ये रहा। Which one of the following gases produces a red light when electricity flows through it? Again प्लाज्मा वाला कॉन्सेप्ट, एक मैंने चार्ट या एक कंपाइल करके बनाया है कि कौन कौन गैस में कौन कौन के कलर ग्लो करते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। तो रेड लाइट हमारा पास होता है नियॉन गैस में, ये याद रखना। ये रहा, द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज, अच्छा ये रहा, डिग्री एफ इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं, और एडिशन में क्या आता है हमारा 32, है ना, वो वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है अभी भी तो आपको अच्छे से ईजिली कर लोगे आप, इसमें 32 का हम फैक्टर ऐड करते हैं। अब देखो ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, अभी हमने देखा था ना एब्सोल्यूट पॉसिबल टेम्परेचर हमारा क्या था -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। ठीक है, तो हमारा इसमें से ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकली टू थर्मोमीटर्स, वन इन फ़ारेनहाइट एंड वन अदर इन सेल्सियस, सेम रीडिंग कब होगा, केल्विन और फ़ारेनहाइट वाले में क्या था 574, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हमारा क्या होता है -40 डिग्री। ये भी फैक्चुअल है, थोड़ा याद रख लेना 2 पॉइंट जो मैंने बताया था, क्योंकि दोनों ही PYQ के पार्ट थे, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन को लगाए भी थे। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन बच गया हमारा। चलो ये वाला बचा हुआ है, ऑलरेडी गाइज 1 घंटे की वीडियो बन गई है, लेकिन आई होप कि ये वर्थ होगा। इसमें देखो थोड़ा थोड़ा सा है, कहाँ गया, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, बिकॉज ऑफ इम्प्यूरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हमने हाइट पे देख लिया था, प्रेशर व्रेशर घटेगा बढ़ेगा तो क्या है, लेकिन अब देखो कि कोई वाटर है ना, अब उसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं, इम्प्यूरिटीज़ का मतलब कि यार हो सकता है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल या सॉल्यूट्स हैं, है ना, या फिर कोई वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो इसमें क्या होता है कि इम्प्यूरिटीज़ बॉइलिंग पॉइंट को घटाती है या फिर बढ़ाती है। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा ना कि समझो कि हमारे बीकर में पानी रखा हुआ है, ठीक है, अब पानी रखा हुआ है और उसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ इम्प्यूरिटीज़ है ना, बालू या नमक वमक या कुछ सॉलिड पार्टिकल या कुछ ऐसे सॉल्यूट वगैरह है, ठीक है। अब ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अब पानी को क्या करना है वेपर में बनना है ना, वेपर में बनना है, बॉयल होना है, तो इम्प्यूरिटीज़ क्या करेगी, एक तरह से इंटरफेयर करेगी, है ना, H2O के जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे H2O के पार्टिकल से, है ना, जो H2O के पार्टिकल ट्राई कर रहे हैं स्केप करके बबल्स बन के और फिर बाहर निकलने का, उसके साथ क्या करेंगे ये कॉलिजन होगा, टकराएंगे तो इंटरफेयर करेंगे तो यार बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इनको देर लगेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज़ कर जाएगा, ज़्यादा हीट इनको देना पड़ेगा, जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाता था अब इसको 110 या थोड़ा सा ऐसे करके देना पड़ेगा, तब जाके ये बॉयल होगा, तो है ना, मोर हीट नीडेड टू क्या कहते हैं स्केप होने के लिए, तो इसका हो जाएगा इंक्रीजेस। और इसीलिए ओशन वाटर जो होता है हमारा, जो कि सॉल्टी वाटर है, उसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है देन नॉर्मल वाटर, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, और एक चीज़, ये हम जब यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ की बात कर रहे हैं, एक तरह से इम्प्यूरिटीज़ हमारे दिमाग में भी आ रहा है कि ये नॉन वोलाटाइल है ना, नॉन वोलाटाइल है, सॉलिड टाइप के है ना, जो ऐसे नहीं कि बस उनको गर्म किया वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये नॉन वोलाटाइल अगर है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन वही अगर वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज़ हो, इसमें लिखा हुआ नहीं है, अभी आएगा एक क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, when methyl alcohol, एक क्या है मिथाइल अल्कोहल, नथिंग इज बट योर मिथेनॉल, है ना, इज एडेड टू वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, तो देखो ये क्या होगा कि कोई वोलाटाइल है ना, अब ये मिथेनॉल क्या करेगा कि ये तो यार मिथेनॉल प्लस वाटर है ना, हमारा मिक्स ही हो जाता है, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, मिक्स हो जाता है, क्योंकि दो वाटर और मिथेनॉल के बीच में स्पेसेस हैं, है ना, तो ये इंटर पार्टिकल स्पेसेस में चले जाते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे कि कोई यार अल्कोहल ही पीता है ना, तो अल्कोहल में अगर पानी मिक्स करते तो वो मिक्स ही टाइप का हो जाता है, तो ये क्या करेगा कि मिथेनॉल एक तरह से ना रिड्यूस कर देगा, मिथेनॉल विल रिड्यूस द
रिड्यूस द एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। तो जो वाटर के पार्टिकल्स जिस स्ट्रेंथ से, है ना, कनेक्टेड थे, स्ट्रेंथ से कनेक्टेड थे या होल्ड टुगेदर थे, वो मिथेनॉल क्या करेगा, उनके बीच में जाकर रिड्यूस कर देगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को रिड्यूस कर देगा तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अब इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम हो गया, है ना। अब इसको हमें कम हीट लगेगा इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमें पहले 100 डिग्री लगता था, अब हमें 98 डिग्री ही लगेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जब कोई वोलाटाइल हो, है ना, ये याद रखना, नॉन वोलाटाइल के केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वोलाटाइल के केस में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और क्या है, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अभी हमने देखा था कि अगर हम कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं सॉल्ट वाटर, तो क्या करता है, वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी कॉन्सेप्ट सही है कि बॉइलिंग पॉइंट को तो बढ़ा देता है, लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में। और वो क्यों होता है वो देखते हैं, और इस क्वेश्चन को भी उसी से रिलेट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद फिर ये वीडियो हम एंड करते हैं। देखो क्या हो रहा है कि सॉल्ट, एडिशन ऑफ सॉल्ट वाटर। अब सॉल्ट वाटर समझो, है ना, ओशन वाटर। ओशन वाटर में क्या हो रहा है कि जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं, है ना, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एक तरह से क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमने देखा था ना कि वाटर जब भी आइस में कन्वर्ट होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, तो एक वो पर्टिकुलर शेप में, है ना, हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल लैटिस, हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में, हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम फ्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन करते हैं, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस में। ये हो सकता है कि 60 डिग्री या 50 डिग्री में है, और ये 0 डिग्री में जब हम कर रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर शेप में हो जाता है और वो सॉलिड का फॉर्म लेता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो अब ओशन वाटर है, तो यार ओशन वाटर में क्या है कि डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, है ना, डिजॉल्व सॉल्ट्स आयन है। तो ये क्या करेंगे, दीज विल काइंड ऑफ डिस्टर्ब और हिंडर द फॉर्मेशन ऑफ आइस, है ना। रेगुलर क्रिस्टल बनने नहीं देंगे। रेगुलर क्रिस्टल ऑफ आइस, जो नॉर्मल वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, वो सिंपल जब उसको हम फ्रीज कर देते थे फ्रीज़र में, तो यार वो ऐसे ऐसे बन के ऐसे ऐसे बन के बन जाते थे। लेकिन अब इसके पास क्या है, डिजॉल्व सॉल्ट है, तो वो एक तरह से यार डिजॉल्व सॉल्ट भी तो पानी में घुले हुए हैं ना, तो वो ऐसा लैटिस बनने ही नहीं देंगे। और ऐसा लैटिस बनने नहीं देंगे तो आइस प्रॉपर 0 डिग्री सेल्सियस में बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसको मोर कूलिंग, इट विल नीड मोर कूलिंग नीडेड टू फोर्स दैम इनटू अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ताकि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका बने। मोर कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। अब मोर कूलिंग का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज कूलिंग। अब मोर कूलिंग, तो मोर कूल करने के लिए टेम्परेचर माइनस करना पड़ेगा। तो जो 0 डिग्री में होता था अब वो हो सकता है कि -2 डिग्री सेल्सियस में हो, -3 डिग्री सेल्सियस में हो। तो ये याद रखना है कि ओशन वाटर का क्या होता है कि जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो हमारा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा घट जाता है ना, काइंड ऑफ। क्योंकि हिंडर दोनों में हो रहा है ना, वो सॉल्यूट पार्टिकल से डिस्टर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं, बॉइलिंग पॉइंट में भी और फ्रीजिंग में भी। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट तो हमारा क्या होता है कि कम टेम्परेचर में होता है ना, तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा देखो, यही है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज अचीव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस। सही बात है कि ये ना वैसे वैसे कंट्रीज़ जहाँ पे हमेशा बर्फ़बारी होती है या विंटर में स्नोफॉल वगैरह होता है और रोड्स में स्नोफॉल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि स्नोफॉल के टाइम में आइस में सॉल्ट डाल देते हैं। आइस में सॉल्ट डाल देते हैं, और हमने भी देखा कि जब भी कोई सॉल्ट वाटर हो तो वो एक तरह से हिंडर करने लगता है ना, उसको डिस्टर्ब करता है। तो वो क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, आइस हमारा मेल्ट हो जाएगा, है ना। आइस हमारा मेल्ट हो जाता है सॉल्ट के डालने पे। क्यों, अब आइस हमारा सॉल्ट के डालने पे मेल्ट क्यों हो रहा है, उसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट आप देखो। कि देखो, अगर मान के चलो कोई बर्फ़ का टुकड़ा है ना रोड पे, ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, कि रोड पे ऐसा क्यों हो रहा है कि बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है।
अब बर्फ़ के टुकड़े में यार देखो, चलो बर्फ़ के टुकड़े हैं, लेकिन इसके ऊपर में कहीं ना कहीं तो वाटर का सरफेस है ना, वाटर का सरफेस। अब वाटर के सरफेस में हमने नमक डाल दिया, ठीक है, वाटर के सरफेस में हमने नमक डाल दिया। तो अब नमक डाला तो ये तो कम से कम नमक, ये तो नमक इसमें घुल गया है ना, किसमें, जो कहीं ना कहीं से तो यार वाटर का एक लेयर तो होगा ही थोड़ा ना थोड़ा, तो वाटर का लेयर या जो सबसे अपर मोव या आउटर लेयर होगा उसमें तो वाटर का कंटेंट होगा। अब इसमें ये मिक्सअप हो गया, तो अब दिस फ्रेश वाटर इज़ नो मोर फ्रेश वाटर, इट हैज़ बिकम सॉल्ट वाटर, है ना, इट हैज़ बिकम सॉल्ट वाटर, ओशन वाटर। तो ये सॉल्ट वाटर बन गया। अब आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि सॉल्ट वाटर क्या हो जाता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ नहीं बनता, वो -2 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। भले आप सपोज क्या कहते हैं, तो अब ये हो गया क्या कहते हैं, ये सॉल्ट वाटर रह गया। तो अब मान के चलो, हाँ, अगर अभी एक कंडीशन ये ले लो कि अभी -2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चल रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चल रहा है, तभी रोड पे हमारे बर्फ़ था। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर या प्योर कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस या घटने पे हमारा पानी बर्फ़ के फॉर्म में रहता है, तो अभी रोड पे बर्फ़ है। अब हमने इसमें डाला सॉल्ट, ठीक है, अब हमने इसमें सॉल्ट डाला, सॉल्ट वाटर बन गया। अब सॉल्ट वाटर बन गया तो हमें पता है ना कि सॉल्ट वाटर तो कम डिग्री सेल्सियस में फ्रीज़ होता है। तो सॉल्ट वाटर सपोज कि यार -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होगा, लेकिन अभी ये कहाँ है, यहाँ सॉल्ट वाटर है और ये -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होगा, और अभी टेम्परेचर क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो कॉम्परेटिवली -2 डिग्री सेल्सियस इज़ वार्मर ना, ये वार्मर है और ये ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अभी वार्मर है, तो वार्मर एक तरह से समझो, वार्म है तो ये क्या करेगा, गर्म है। ऐसे मत समझना कि ऑब्वियसली दोनों काफ़ी ठंडे टेम्परेचर हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉम्परेटिवली इससे वार्मर है। तो ये वार्मर है तो ये क्या करेगा कि धीरे धीरे ये जो आइस है ना, इसको भी पिघला देगा, और आइस क्या करेगा, आइस भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आइस गेट मेल्टेड। और देखो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है ना कि हमने टेम्परेचर दे के घटा के बढ़ा के ऐसा कुछ किया, हमने बस क्या किया कि कोई हीट नहीं दिया हमने, है ना, नो हीट, हमने हीट नहीं दिया पिघलाने के लिए आइस को। हमने क्या किया कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ही चेंज कर दिया, आइस वही है ना, हीट नहीं दिया। लेकिन इस बेचारे का क्या हुआ कि इस बेचारे ने सुबह से सोच रखा था कि मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, या फिर जो मौसम चल रहा था, साला मैं उस टेम्परेचर पे, सॉरी फॉर माई वर्ड, कि मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कहते हैं, या फिर -2 डिग्री सेल्सियस तक आइस रहूँगा, है ना, सॉलिड रहूँगा, इसने ये सोच के रखा था। लेकिन बेचारे का क्या हुआ, किसी ने इसमें नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। अब सॉल्ट की भाई प्रॉपर्टी है, सॉल्टी वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो -5 डिग्री सेल्सियस मतलब और कम टेम्परेचर पे बर्फ़ बनेगा। तो अब ये बेचारा क्या है कि धीरे धीरे अब इसी से कनेक्टेड है वाटर, तो धीरे धीरे सॉल्टी वाटर इसको भी क्या कर रहा है, पिघला दे रहा है ना, पिघला दे रहा है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये इंतज़ार करेगा कि कब -2 डिग्री सेल्सियस से, ताकि रोड हमारा क्लियर हो जाए, ऐसा इसलिए करते हैं। अब ये इंतज़ार करेगा उस मौसम का कि रात, अभी दिन हो रहा था तो अब रात में करेगा कि रात और ज़्यादा -2 से -3 होगा, -4 होगा, अभी भी वो लिक्विड में है क्योंकि मेल्टेड है। फिर जब फाइनली -5 डिग्री सेल्सियस होगा तब अगेन वो आइस बनेगा। समझ गए? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप 1-2 बार पॉज कर करके देखना और मेरी बातों को थोड़ा सा फॉलो आउट करना, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन अगर आप 1-2 बार रिपीट पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज अचीव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस। बिल्कुल सही है, आइस का तो 0 डिग्री होता ही है, लेकिन हमें टेम्परेचर बिलो अगर चाहिए तो अगर हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट ऐसा ही है, सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। ऑब्वियसली नॉट यार, अभी हमने बताया कि सॉल्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है ना, ये रहा डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। और हमने ये भी देखा कि ये क्या कर रहा है, -2 -3 -5 तक कर दे रहा है, तो ये कहता है डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो इसमें ये ए सही है, आर गलत है, तो इसका हो जाएगा ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग। चलो ठीक है, अब सारे क्वेश्चन हो गए हैं गाइस। आप मुझे ऐसा लगता है कि जो 1 घंटे उस लेक्चर में गए उससे ज़्यादा, वो तो 1 घंटे की वीडियो भी नहीं थी, लेकिन इसमें चले गए क्योंकि इसमें हमने हर PYQs को अच्छे से काफ़ी उसमें टाइम दे के सॉल्व किया है। तो आई होप गाइस कि आपके अब कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड कभी कंफ्यूज या कभी गलत नहीं होंगे, और जो भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर दोगे ईजिली, ठीक है। थैंक यू सो मच।